गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने बैंकों के कार्यों की बात की थी। आज हम कक्षा 12 के बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों के प्रकार की बात करेंगे। तो भारत किसी भी देश में उसकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बैंकों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं और उस कार्यों के आधार पर ही भिन्न भिन्न बैंक भी पाए जाते हैं। यानी कि बैंक के विभिन्न प्रकार होते हैं जो कि उनके कार्यों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अब इसमें बैंक कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है व्यापारिक बैंक। इन्हें वाणिज्यिक बैंक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। किसी देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था यानी आंतरिक व्यापार को चलाने के लिए व्यापारिक बैंक सहायता प्रदान करते हैं। यह व्यापारियों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करते हैं। प्रारंभ में इन बैंकों में व्यापारियों तथा संस्थाओं का पैसा लगा होता था, इसलिए इन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ये जनता से जमा भी स्वीकार करते हैं, उस जमा पर ब्याज भी देते हैं तथा ये उस जमा पर जो धन प्राप्त किया है उसे ऋण के रूप में भी दूसरों को देते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त करते हैं। इन व्यापारिक बैंकों को पहले व्यापारियों का, अन्य संस्थाओं का अधिकार होता था, उन्हीं लोगों के पास इन बैंकों के अंश होते थे। किंतु उसके बाद 19 जुलाई 1969 को सरकार ने इन व्यापारिक बैंकों में जो बड़े बैंक थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी, उनमें से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि निजी क्षेत्र की व्यापार को या बैंकों को सरकार जब अपने अंडर में ले लेती है तो राष्ट्रीयकरण कहलाते हैं। इसके बाद इसके क्रियाकलापों पर इस सरकार का नियंत्रण हो गया, ये सब सरकार देखने लगी। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से या उससे अधिक थी। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ या उससे अधिक थी। तो सरकार ने इस प्रकार जो व्यापारिक बैंक थे जो कि आर्थिक सहायता प्रदान करते थे केवल अल्पकाल के लिए व्यापारियों को, वो व्यापारिक बैंक कहलाए। दूसरे बैंक हैं औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक क्या होते हैं? अभी हमने व्यापारिक बैंक जाना। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकाल के लिए ही व्यापारियों को ऋण प्रदान करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाम है औद्योगिक बैंक। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वहाँ के उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक विकास को गति देने के लिए उद्योगों का विकास करने के लिए ऐसे बैंकों की आवश्यकता महसूस हुई जो उनको मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर सकें, क्योंकि व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं लेकिन उद्योगों के लिए मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। तो स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व भी भारत में बहुत बैंक स्थापित हुए थे औद्योगिक बैंक, जैसे टाटा औद्योगिक बैंक है, कोलकाता औद्योगिक बैंक है, लक्ष्मी औद्योगिक बैंक है, भारत औद्योगिक बैंक है। लेकिन ये बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना के कारण या सट्टेबाजी के व्यवसाय के कारण ये ज़्यादा नहीं टिक पाए, इसलिए असफल हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए और सरकार और उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 कृषि बैंक। नंबर 3 कृषि बैंक। नाम से ही स्पष्ट है, कृषि यानी कृषि के क्षेत्र में जो किसानों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, किसानों की आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो अल्पकालीन होती हैं जो, और एक होती है दीर्घकालीन टाइप की। तो अल्पकालीन में जैसे कि हमें बीज खरीदना है या खाद लेनी है या और भी छोटे मोटे कामों के लिए। दूसरी होती है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन में ट्रैक्टर खरीदना है या कोई मशीनरी खरीदनी है। तो किसानों को 2 प्रकार के से धन की आवश्यकता होती है। तो विदेशों में तो
कृषि बैंक के नाम से ही बैंक चलते हैं, लेकिन भारत में इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंक स्थापित किए गए, जिसमें कृषि बैंक के अंतर्गत पहला बैंक आता है सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक इसको बोलते हैं, यह है सहकारी बैंक, आपने सुना होगा जिला सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक यानी इस सहकारी बैंक को सहकारी साख समिति भी कहते हैं। ये 10-20 व्यक्ति मिलकर आपस में एक संस्था बनाते हैं और उसमें पैसे जमा करते हैं संस्था में, और जिनको इसके सदस्यों को आवश्यकता होती है उसको ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। तो ये कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं और किसानों को उनके ऋणों की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। दूसरा कृषि बैंक के अंतर्गत आता है भूमि बंधक बैंक। भूमि बंधक बैंक, भूमि बंधक बैंक। बंधक शब्द का मतलब देखा जाए तो बंधक, इसे इंग्लिश में मॉर्गेज बोलते हैं। बंधक मतलब गिरवी रखना, यानी कि ऐसे बैंक जो किसानों की भूमि को बंधक के रूप में गिरवी रखकर उन्हें दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, भूमि बंधक बैंक कहलाते हैं। भूमि बंधक बैंक इनको कहीं कहीं राज्य में भूमि विकास बैंक भी कहते हैं। ये किसानों को उनकी भूमि को गिरवी रखकर उनको दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। तीसरा है थर्ड, इसी के अंतर्गत कृषि बैंक के अंतर्गत विशिष्ट कृषि बैंक। विशिष्ट कृषि बैंक। विशिष्ट कृषि बैंक भारत में 12 जुलाई 1982 को विशिष्ट कृषि बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की। ये कृषि के लिए पुनर्वित्त की सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर 3 कृषि के 3 बैंक हो गए। चौथे नंबर का बैंक है नंबर 4 विनिमय बैंक। विनिमय बैंक। विनिमय बैंक का मतलब है जो देशी व्यापार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था अर्थ प्रबंध करता हो, वो विनिमय बैंक कहलाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करना, विदेशी मुद्रा को बदलना। तो ये विनिमय बैंक के अंतर्गत आता है। विदेशों में तो विनिमय बैंक की अलग से शाखाएं हैं, लेकिन भारत में विनिमय बैंक की अलग से शाखाएं नहीं हैं। भारत में जो भी विनिमय बैंक हैं वो सब विदेशी हैं, इसलिए इनको भारत में विदेशी विनिमय बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक लगभग देश के लगभग विश्व के प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक अवश्य होता है, अनिवार्य रूप से होता है। ये इसका कार्य उस देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को देखना होता है, अन्य बैंकों पर नियंत्रण करना होता है, ये साख पर नियंत्रण करना होता है। ये सरकार के केंद्रीय बैंक के रूप में, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, सरकार का बैंक भी कहते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में। लेकिन अब ये उस समय देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों के समय स्थापना हुई थी। फिर इसकी 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर बचत बैंक।
आपने डाकघर में होंगे तो बचत बैंक खाता सुना होगा। जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने के लिए बचत बैंक का कार्य शुरू किया गया। बचत बैंक के अंतर्गत जो पैसा इकट्ठा होता है, जो छोटी छोटी बचतें एकत्रित होती हैं, उन्हें सरकार अपने प्रयोग में लेती है, दूसरे व्यक्तियों को ऋण के रूप में उधार नहीं देती। मोस्टली ये बचत बैंक का कार्य डाकघर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बैंक है विनियोग बैंक। विनियोग बैंक के क्या है? विनियोग बैंक जो लोग अपनी बचत करते हैं वो उस बचत को जमा करते हैं और जिन संस्थाओं में जमा करते हैं वो संस्थाएं इस बचत को, इस जमा को अन्य विनियोग कार्यों में लगाती हैं, तो ये विनियोग बैंक कहलाते हैं। इसमें यूटीआई यानी भारतीय इकाई प्रन्यास और जीवन बीमा कंपनी आदि शामिल की जाती हैं। ये जनता से जो भी धन प्राप्त करती हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से दूसरी जगह इसको विनियोग करती हैं, इसलिए इनको विनियोग बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है निर्यात आयात बैंक, इसे एग्जिम बोलते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये भी भारतीय मतलब जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार में, विदेशी व्यापार के अंतर्गत अर्थ प्रतिबंध करता है, व्यापारियों की सहायता करता है कि जो आयात किया जाता है माल या निर्यात किया जाता है उसमें ये उनकी सहायता करता है। भारत में जो निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी वो सन 1983 में की गई थी। उसके बाद आते हैं 9वें नंबर पे देसी बैंकर। देसी बैंकर क्या होते हैं? देशी मतलब जहाँ पुराने ज़माने में जब बैंक नहीं थे तो रुपए पैसे के लेन देन का कार्य साहूकार, महाजन, जमींदार ये लोग करते थे। तो ये लोगों से को उधार देते थे पैसा, कोई कोई पैसा जमा भी करते थे उनके पास, तो ये इन व्यक्तियों को देसी बैंकर्स की श्रेणी में रखा गया। गांव वगैरह में देश साहूकार वगैरह या फिल्में देखते होंगे उसमें वो होते हैं, वो देसी बैंकर्स के अंतर्गत आते हैं जो कि उनको ऋण के रूप में भी पैसा देते थे। तो हमने अभी यहाँ सीखे व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक 3 प्रकार के। उसके बाद विनिमय बैंक, केंद्रीय बैंक, बचत बैंक, विनियोग बैंक, निर्यात आयात बैंक और देसी बैंक। एक तो इन बैंकों के अंतर्गत देखते हैं रिजर्व बैंक के संबंध के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्टली आता है इसलिए मैं इनके बैंकों के प्रकार के साथ ही समझा रहा हूँ। यदि बैंकों के प्रकार आते हैं तो आपको वही लिखने हैं, लेकिन ये कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। तो इसमें पहला बैंक है अनुसूचित बैंक, एक है अनुसूचित बैंक, इसके साथ साथ दूसरा भी लिख देते हैं गैर अनुसूचित बैंक। ये जो बैंक लिख रहा हूं मैं, ये रिजर्व बैंक से अन्य बैंकों के संबंध के आधार पर लिख रहा हूं। ये 2 प्रकार के बैंक हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। सूचित बैंक, यहाँ पर सूची मतलब लिस्ट से है, यहाँ पर सूची मतलब लिस्ट, और लिस्ट क्या होती है? जहाँ हम किसी चीज़ को लिखते नहीं तो वो क्या बन जाती है? वो लिस्ट बन जाती है। यानी इन नाम से इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक, नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक अधिनियम की तालिका, जो टेबल है, जब रिजर्व बैंक अधिनियम बना होगा तो उसके टेबल 2 के अंतर्गत, टेबल सेकंड, यानी कि वह बैंक जो रिजर्व बैंक एक्ट की तालिका 2 के अंतर्गत लिखे गए हैं वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इनमें कौन से बैंक शामिल किए जाते हैं? इसमें कुछ शर्तें निर्धारित है कि किन बैंकों को अनुसूचित बैंकों में शामिल किया जाएगा। तो 1-2 शर्त मैं बताता हूं। जैसे वो बैंक जिनकी प्रदत्त पूंजी और सुरक्षित कोष मिलाकर लगभग 5 लाख या उससे अधिक हो। दूसरा,
कंपनी अधिनियम 1956 या उसके अन्य अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। तीसरा, जनता के हित में कार्य कर रही हो। तो ये वो कार्य, ये ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक अपनी तालिका में शामिल करता है, अनुसूचित बैंक। और जस्ट इसका अपोजिट, ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय तालिका में शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। यानी कि वो जो 3 शर्तें भी मैंने बनाई वो उनको पूरा नहीं करते हैं, इसलिए वो इस लिस्ट में शामिल नहीं किए जाते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि बैंक और उसके प्रकार, यदि कोई बात समझ में नहीं आते तो नीचे PDF में भी देखेंगे। धन्यवाद।